Hello students, welcome to today's newspaper analysis. I shall be covering Hindu and three important articles published in editorial section of the Hindu. So first of all, on page number 1 of the Hindu, NatGrid gets access to data from 14,000 police stations. So it's a very big development. National Intelligence Grid, NatGrid, has signed an MOU, Memorandum of Understanding, with National Crime Records Bureau to access the centralized online database on FIRs and stolen vehicles. So जो NatGrid है ये 2009 में जो बनाया गया था और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह बनाया गया था सब सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया से जो डेटा इकट्ठा किया जाता है क्राइम का, क्रिमिनल्स का, स्टोलन व्हीकल्स का, वो एक जगह पर अवेलेबल हो। ये एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2020 31 दिसंबर तक लाइव हो जाना चाहिए और इसमें एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको ट्रैप किया जा सकेगा ऑल ओवर इंडिया, और इंटरस्टेट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जो नेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वो क्राइम को रोकने में, क्राइम को टैकल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभा सकती है। तो काउंटर टेररिज्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस डेटा का इस्तेमाल करेंगी। और जहां तक नेटग्रिड की एग्जिस्टेंस में आने की बात है, 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे उसके बाद नेटग्रिड के बारे में जो है वो सोचा गया था। और 5 February 2020, Ministry of Home Affairs announced in Parliament that the project NatGrid with all its required physical infrastructure be completed by the end of March 2020 and the whole master database will go live by 31st December 2020. तो 10 सिक्योरिटी एजेंसीज को केस टू केस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो डेटा है वो अवेलेबल रहेगा। तो इट्स ए गुड डेवलपमेंट कि हम काउंटर टेररिज्म को लेकर इस तरह का एक नेशनल डेटाबेस बनाने जा रहे हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की रीच को, उनकी पोटेंसी को बढ़ाने में काम आ सकता है। इसी तरह पेज नंबर 1 के ऊपर एक टाइटल है, पंजाब में जो है वो डायरेक्ट सीडिंग फॉर राइस का इस्तेमाल इस बार किया गया है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, ये डायरेक्ट सीडिंग का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ा सा जो है वो एक तो लेबर माइग्रेशन के कारण लेबर की अवेलेबिलिटी कम रही है, और लेबर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण जो ट्रेडिशनल मेथड है राइस के ग्रोन अप पौधों को खेतों में प्लांट करने का, वो एक लेबर इंटेंसिव वर्क है। तो लेबर की कमी होने के कारण इस बार बहुत सारे किसानों ने इस्तेमाल किया है DSR या डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक का। और इसमें जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि हमें इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेबर शॉर्टेज होने के बावजूद भी हम ऑन टाइम सोइंग कर पाए। तो let us try to understand what this DSR method is. DSR मेथड में बेसिकली ये किया जाता है कि प्री जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, उनको पहले थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है। स्लाइट जर्मिनेशन की अवस्था में जब वो आ जाते हैं, एक ट्रैक्टर पावर्ड मशीन का इस्तेमाल करके उनको डायरेक्टली ड्रिल कर दिया जाता है या सो कर दिया जाता है फील्ड्स में। इन फील्ड्स को पहले लेज़र से लेवल किया जाता है। नर्सरी प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए लेबर की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आप ये भी कह लीजिए कि इससे वाटर की सेविंग होती है। लेबरर्स का नंबर जो है वो कम चाहिए, लेबर कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। मीथेन का एमिशन, क्योंकि यूजुअली राइस फील्ड्स आपने देखी होंगी ये वाटर से फ्लडेड होती हैं, और इन फ्लडेड राइस फील्ड्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यहाँ पर जब ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेड करता है तो उसमें से मीथेन पैदा होती है, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और राइस फील्ड्स जो हैं वो एक मेजर सोर्स मानी जाती हैं
एज फार एज मीथेन इज कंसर्न। तो ये एक अच्छा मेथड है, साबित हो सकता है। और इसमें साथ में ही किसानों ने बताया है कि पर हेक्टेयर जो कॉस्ट है वो भी इस बार जो है वो घटेगी। तो राइस जो है वो बेसिकली एक खरीफ क्रॉप है जो कि मॉनसून के स्टार्ट में सो कर दी जाएगी और विंटर्स के स्टार्ट से पहले उसको काट लिया जाएगा। और रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर राइस को चाहिए होती है। ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो इस बार जो है वो राइस को पंजाब में खास तौर पर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के थ्रू प्लांट किया जा रहा है। उसके बाद मिजोरम क्वेक जोन कॉट बिटवीन 2 जियोलॉजिकल फॉल्ट्स। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है। फॉल्टिंग का मतलब होता है दरारें पड़ जाना। अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं उनके अंदर यूजुअली दरारें पड़ जाती हैं। अब आप बोलेंगे रॉक्स कहाँ है? अगर हम जलंधर सिटी के अंदर रहते हैं तो जलंधर सिटी इज लोकेटेड ऑन ए बिग पीस ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। तो उसके अंदर दरारें हो सकती हैं कुदरती तौर पर। तो इनको जो है वो फॉल्ट्स कहा जाता है। जैसे आपने घर में मार्बल देखा होगा या टाइल्स पड़ी देखी होगी, उन मार्बल और टाइल्स के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, वी कैन कंपेयर द फॉल्ट्स टू दीज जॉइंट्स। तो ये जो फॉल्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है वो कुछ मूवमेंट्स हो सकती हैं अर्थ के अंदर, जो फोर्सेस पैदा होती हैं उनकी वजह से। ये मूवमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक्स इस तरह से ऊपर जा सकते हैं, ब्लॉक्स इस तरह से नीचे आ सकते हैं, ब्लॉक्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। तो बहुत तरह की मूवमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल होती हैं। और जब भी ये मूवमेंट्स होती हैं उस रीजन के अंदर डेफिनेटली अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अर्थक्वेक्स के साथ फॉल्ट्स का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज माना जाता है। तो मिजोरम के अंदर जो है वो पिछले कुछ समय के अंदर रेगुलरली जो है वो अर्थक्वेक्स जो हैं वो पाए गए हैं। और मिजोरम एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट 8 मॉडरेट अर्थक्वेक्स बिटवीन जून 21 एंड जुलाई 9। और ये जो ट्रेमर्स हैं ये 4.2 to 5.5 ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है एक पैमाना है, एक स्केल है जिसके ऊपर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। ये आप कह लीजिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड को एक्सप्रेस करता है। और ये इसी के अंदर एपी सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ दीज अर्थक्वेक्स वाज बीनीथ चम्फाई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग म्यांमार। तो नाउ व्हाट इज द एपी सेंटर? एपी सेंटर का मतलब होता है, देखिए अर्थक्वेक जहां जमीन के अंदर से पैदा होता है उस रीजन को फोकस कहते हैं। और उस फोकस के बिल्कुल ऊपर exactly above, if focus is located here and epicenter will be here on the ground। फोकस अर्थक्वेक की यहाँ से वेव्स पैदा होंगी और इस तरफ जाके सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से हिट करेंगी, जिस पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस इज एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो है पता चल रहा है कि यहाँ पर नीचे फॉल्ट्स हैं और इस इलाके के अंदर हिस्टोरिकली भी अर्थक्वेक्स आते रहे हैं। आने वाले समय में भी अर्थक्वेक्स जो है वो आते रहने की उम्मीद यहाँ पर बिल्कुल है। और यहाँ पर जो 2 फॉल्ट्स हैं उनका नाम भी बताया गया है। फर्स्ट फॉल्ट इज चूरा चांदपुर माओ फॉल्ट और दूसरा मैट फॉल्ट। ये 2 फॉल्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं। और इन फॉल्ट्स के अंदर जो है वो मतलब इन क्रैक्स के अंदर, या आप कह लीजिए इनको डिसकॉन्टिन्यूटीज भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मोशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकल मोशंस हो सकते हैं। वर्टिकल मोशंस लाइक दिस, एक ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्लिपेज भी इस तरह से, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, तो हॉरिजॉन्टल स्लिपेज भी हो सकती है। तो इन हॉरिजॉन्टल स्लिपेज या वर्टिकल मूवमेंट्स की वजह से डेफिनेटली अर्थक्वेक्स जो है वो पैदा होते हैं। तो यहाँ पर इन 2 फॉल्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फॉल्टिंग जो है वर्ल्ड ओवर एक बहुत मेजर कॉज है अर्थक्वेक्स के आने का। तो यहाँ पर आफ्टर शॉक से एक और शब्द आता है, एंड आफ्टर शॉक ऑफ 5 और मोर ऑन द रिक्टर स्केल कुड बी ए साइन ऑफ मेजर अर्थक्वेक वेटिंग टू हैपन। आफ्टर शॉक्स का मतलब होता है कि एक अर्थक्वेक के आने के बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, उनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। ये आफ्टर शॉक्स यूजुअली
इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ दीज फॉल्ट्स और यहाँ जो डिस्प्लेस्ड रॉक्स हैं उनकी जब इंटरनल रीएडजस्टमेंट होती है उसकी वजह से ये आफ्टर शॉक्स आते हैं, और ये आफ्टर शॉक्स का आना जो है ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में एक बड़ा अर्थक्वेक जो है वो इस रीजन को डेफिनेटली हिट कर सकता है। तो ये जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर अगेन जो गोल्ड सीजर हुआ था केरला में, तो उसकी वजह से अब एक नया डिसीजन लिया गया है। विद डिप्लोमेटिक बैग्स टर्निंग ए सेफ रूट टू स्मगल गोल्ड इनटू द कंट्री, baggage arriving from abroad through the diplomatic channel will be subjected to increased surveillance by the law enforcers। अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि यूएई की जो कॉन्सुलेट है वहां के एड्रेस के ऊपर एक बैगेज आया था जिसके अंदर से 30 किलोग्राम सोना जो है वो निकला, और ये अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये चैनल पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। द डिप्लोमेटिक चैनल was reportedly used for gold smuggling 6 times this year by the airport by the same team that imported gold from Dubai and landed in custom net। तो ये NIA की इंक्वायरी के अंदर द इंक्वायरी बाय द NIA will reveal if the diplomatic channel was misused for smuggling gold through other airports too। तो ये एक चीज निकल कर आ रही है, तो इसी वजह से थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वहाँ पर सर्वेलेंस जो है वो बढ़ाई जाएगी, खासतौर पर क्योंकि यहाँ पर कॉन्सुलेट्स ऑफ यूएई, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, जर्मनी इन केरला तो हैव पुट द अथॉरिटीज ऑन फर्दर अलर्ट। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखी जाएगी, और इन डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करना गोल्ड की स्मगलिंग के लिए इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट थिंग। इसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकती है और ब्लैक मनी का फ्लो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर सर्वेलांस जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। तो आपको इसका कनेक्शन पता होना चाहिए कि कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। उसके बाद गवर्नमेंट अगेंस्ट वर्चुअल मीटिंग्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की उसकी वर्चुअल मीटिंग होल्ड करने की बात जो है वो उठाई जा रही थी ऑपोजिशन द्वारा। तो यहाँ पर जो है वो जवाब आया है कि गवर्नमेंट अगेंस्ट वर्चुअल मीटिंग। तो इसमें लिखा गया था गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू अलाउ वर्चुअल मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी साइटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म्स। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको ये बात कही है गवर्नमेंट ने। 2008 में यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी और जो उस समय राज्यसभा के चेयरपर्सन थे श्री हामिद अंसारी हैड आल्सो वेड इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ दीज मीटिंग्स, कि ये मीटिंग्स जो हैं ये इनसिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द लेटेस्ट डिमांड केम फ्रॉम द कांग्रेस लीडर एंड द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर जयराम रमेश। Or the question that Mr. Ansari dealt with was whether there should be a public telecast of the standing committee meetings just the way parliamentary sessions are broadcasted. The matter came up before the General Purpose Committee that is headed by Rajya Sabha Chairman। तो जनरल पर्पस कमेटी के सामने भी ये इंफॉर्मेशन आई थी। तो एक तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक के चेयरपर्सन कौन है, गवर्नमेंट ने क्यों डिनाई किया, सीक्रेसी को ध्यान में रखते हुए डिनाई किया, और यहाँ पर एक रेफरेंस आ रहा है जनरल पर्पस कमेटीज का। और जीपीसी हैड अपोज्ड डिस्पेंसिंग विद कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कमेटी मीटिंग्स। तो उन्होंने कहा है कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्पेंस ऑफ नहीं किया जाना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए इस तरह की मीटिंग्स के केस में। तो यहाँ पर जो बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट इज दिस जनरल पर्पस कमेटी। देखिए पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज बनाई जाती हैं ताकि पार्लियामेंट के अंदर जो इतना सारा वर्कलोड होता है उसको स्मूथली डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पर किया जा सके। तो इसी तरह से एक जनरल पर्पस कमेटी जो है वो बनाई गई है
इस कमेटी के अंदर कौन होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इस कमेटी के अंदर राज्यसभा के चेयरपर्सन हु इज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी चेयरपर्सन, मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। पैनल का मतलब क्या होता है कि 10 लोगों के नाम अप्रूव करवा के रख लिए जाते हैं। अगर किसी दिन चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन नहीं आएंगे तो इन 10 में से कोई उस दिन की मीटिंग को हेड कर सकता है। Chairman of all standing parliamentary committees of Rajya Sabha, leaders of recognized parties and groups in Rajya Sabha, and such other members as may be nominated by chairman. और the chairman shall be the ex officio chairman of the committee. Ex officio का मतलब है virtue of being, मतलब जो भी राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा वो इस कमेटी का चेयरपर्सन भी साथ में होगा। और यहाँ पर एक यूनिक बात है, यूजुअली जब आप पढ़ेंगे कोरम के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोरम यूजुअली 1/10 होता है, लेकिन इस कमेटी में जो है इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिटिंग ऑफ द कमेटी द कोरम शैल बी एज नियर एज मे बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी। तो बड़ा एक यूनिक पॉइंट निकल कर सामने आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इस कमेटी का काम क्या होता है? द फंक्शंस ऑफ द कमेटी शैल बी टू कंसिडर एंड एडवाइज ऑन सच मैटर्स कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द हाउस। राज्यसभा के अंदर जो काम होता है उसके साथ एज मे बी रेफर टू इट बाय द चेयरपर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये आपको जीपीसी के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरल पर्पस कमेटी, और जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सीधा राज्यसभा.nic.in से जो इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। हैबिट पैदा कीजिए कि ओरिजिनल सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए हमेशा। उसके बाद देन पेज नंबर 9 के ऊपर एक और कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ ड्रग सडनली इन न्यूज है। इंडिया की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसमें मिस किरण मजूमदार शॉ का नाम जो है कभी आपने सुना हो, बायोकॉन। तो उनके द्वारा सोराइसिस जो होती है ये स्किन की एक प्रॉब्लम है, उसके लिए एक ड्रग इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है आइटोलिजुमैब। तो ये सोराइसिस के लिए इस्तेमाल होता है और इसको सडनली ब्रेक थ्रू ड्रग बताकर कि जो मॉडरेटली सिक और सीवियरली इल लोगों के अंदर कोविड-19 से जो सफर कर रहे हैं उनकी रिकवरी को जो है वो बढ़ा सकता है। लेकिन सडनली एक चीज निकल कर आई है कि इस ड्रग को अप्रूवल देने से पहले बहुत ही कम पेशेंट्स के ऊपर इसका जो है वो टेस्ट किया गया है। जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम पेशेंट्स के ऊपर जो है वो आई हैं। तो इसीलिए इसको जो है अभी बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको ड्रग का जो है वो नेम डेफिनेटली पता होना चाहिए यहाँ पर। देन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही यूनिक डिसीजन निकलकर सामने आया है। डिसेबल्ड आर एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट्स ऑफ SC ST कोटा। तो the Supreme Court in a significant decision confirmed the persons with disabilities are also backward. So definitely it's a good development. Entitled to the same benefits of relaxations as scheduled caste and scheduled tribe candidates in public employment and education. तो ये आपके लिए सोशल इश्यूज में एक बहुत ही अच्छी चीज जो है वो एड अप हो सकती है। जब भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में कभी आपने लिखना हो या आपने सोशल इंक्लूजन की बात करनी हो, टॉपिक्स को समझिए वेयर टू फिट देम। तो a 3-judge bench led by Justice Rohinton Nariman upheld a 2012 judgment of the Delhi High Court in अनमोल भंडारी केस में ये हुआ था और उसमें ये कहा गया था इन अनमोल भंडारी द हाई कोर्ट हैज करेक्टली हेल्ड दैट people suffering from disabilities are also socially backward. Definitely they are, and are therefore at the very least entitled to same beneficiaries as given to the SC ST candidates. The Supreme Court held in a judgment on July 8th. The decision by Justice Nariman bench came on a petition by the RN Raj. तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो आप सोशल इंक्लूजन के चैप्टर में के टॉपिक में आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। देन चाइना और ईरान के बीच में एक नया जो है वो डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द वेरियस काइंड्स ऑफ सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय USA ऑन देम। चाइना इज डेफिनेटली वी आर in a new kind of polarity in the world. On one side there is China, on one side there is USA, and that these two mighty countries are on the you can say they are fighting in space, they are fighting in टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ इवन सोशल मीडिया हो रहा है। तो एक न्यू काइंड ऑफ era ऑफ वॉर वी आर सीइंग। So it's a new kind of cold war. So
China and Iran are again they are against USA's policies, so they are joining hands and developing a new kind of friendship. तो एक नई तरह की पोलैरिटी जो है, एक नया पोल बनता हुआ इस वर्ल्ड के अंदर नजर आ रहा है. तो ईरान के साथ चाइना का अंडरस्टैंडिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन पैदा करता है. किस तरह से? इंडिया इज ऑपोजिट टू चाइना, इंडिया इज क्लोज टू ईरान, and Iran is getting close to China. So a new kind of equation is developing. Keep following it. It can be a good development in coming times. तो कुछ नई तरह की जो है वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स की तरफ ये दोनों कंट्रीज जो है वो बढ़ रही हैं, जिसमें बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एनर्जी और दूसरे सेक्टर्स के अंदर चाइना जो है वो ईरान के अंदर जाएगा. और इसमें बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट्स, रेलवे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, तो ऑयल ट्रेड्स, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं. जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की बात भी है जो है वो यहाँ पर हो रही है. तो एक नया पोल इस वर्ल्ड के अंदर डेवलप हो रहा है. कीप ट्रैकिंग इट, हैव ए क्लोज लुक ऑन दिस स्टोरी. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश्ड ऑन एडिटोरियल सेक्शन. तो आज 3 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं. श्योर पावर ऑन इंडिया सोलर स्ट्रैटेजी. ये अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम आने वाले समय में बहुत हैवीली इन्वेस्ट करेंगे एज फार एज सोलर पावर इज कंसर्न. तो प्रधानमंत्री ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड रिजॉल्व टू टैप द एनर्जी ऑफ द सन टू सब्सटैंशियली पावर द इकोनॉमी एंड एवरीडे लाइफ इज टू बी वेलकम्ड. तो ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर की बात हो रही थी. इंडिया जो है वो पेरिस क्लाइमेट डील में हम बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं, और इस वजह से इंडिया जो है वो एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ जाना चाहता है. और उन्होंने कहा कि हमें ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं. सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए. और ये बातें कहाँ हुई? 750 मेगावाट फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट एट रेवा इन मध्य प्रदेश लास्ट वीक. तो फोटोवोल्टाइक शब्द का मतलब होता है सोलर सेल्स, जो कि सन की एनर्जी को पकड़ के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके. तो फोटो फ्रॉम लाइट एंड वोल्टाइक इज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. तो फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट एट रेवा. तो इसके लिए ये कहा गया है कि इस आर्टिकल ये कहता है कि हमें बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में. और इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स इज अबाउट 35 गीगावाट्स. अभी जो हमारे पास इंस्टॉल्ड है, गीगावाट्स को आप कह सकते हैं इट इज़ 1 बिलियन वाट्स और 1000 मेगावाट्स. तो इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ कैपेसिटी अंटिल 2024 इन ए कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर जो है ये लगभग 50 गीगावाट्स की होगी, जबकि हमने 2022 तक 100 गीगावाट इंस्टॉल करने का टारगेट रखा था. लेकिन कोविड-19 की वजह से डेफिनेटली इसके अंदर स्लो डाउन आने के चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं. और हमारे पास अभी लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है. ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है. चाइना के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा हैविली रिलाई करते हैं. 3.1 गीगावाट के आसपास ही सोलर मैन्युफैक्चरिंग हुई, सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर हुई. तो चाइना ने जो है वो इस इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट किया. उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एक्वायर किया ग्लोबली बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजीज़ को, और अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी साथ साथ में डेवलप किया. और ये जो प्लान है ग्रीन डील का, तो इसके लिए इसका फ़ायदा क्या होगा? पहली तो बात, एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स वो तो है ही है. एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल नेशन हम बनने की कोशिश कर रहे हैं. और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है आज रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करें कि फ्यूचर जनरेशंस की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. तो सोलर एनर्जी एक आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक सेक्टर बन जाएगा. और जिस तरह से डिफेंस है, डिफेंस इज ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो कि एक कंट्री की एग्जिस्टेंस, एक स्ट्रेंथ को जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जिस तरह से हमारी सिटीज़ बढ़ रही हैं, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो सोलर सेक्टर एक डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक सेक्टर होगा. और इसके लिए हमें एडवांस द मैन्युफैक्चर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. तो हमें इन कंट्रीज के अंदर अपनी मार्केट्स को भी ढूंढना होगा. यहाँ पर हमें लीडरशिप रोल निभाना होगा. इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, सेंटर और स्टेट की पॉलिसीज को इंटीग्रेट करना होगा आपस में.
और अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग देनी होगी ताकि हम चाइना की ग्रोइंग माइट को काउंटर कर सकें। तो अल्टीमेटली ये जो है वो आर्टिकल ये कहना चाहता है कि हमें सोलर पावर को बहुत इनोवेटिवली इस्तेमाल करना होगा। जैसे एस्थेटिक फोटोवोल्टाइक विंडोज़ का इसके अंदर रेफरेंस है। जो आपके घरों की विंडोज़ हैं उनके ऊपर जो ग्लासेस लगते हैं और उनको हम फोटोवोल्टाइक सेल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसी टेक्नोलॉजी की इनोवेशन हुई है। इसी तरह हम रूफ टाइल्स फॉर बिल्डिंग्स, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। और हमें कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एड करना पड़ेगा ताकि हम चाइना जैसी कंट्री के साथ compete कर सकें। और हम टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली, तो इंडिया सोलर स्ट्रैटेजी शुड लुक एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली टू मेक लोकली। तो जो हम बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी ग्लोबली उसको अडॉप्ट करें और उसको इंडिया में बनाने की कोशिश करें। तो अल्टीमेटली तभी हम इस जो टारगेट है ग्रीन डील का उसमें हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट सी न्यूज़ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में टर्की से आई, जिसमें एक बड़ा फेमस मॉन्यूमेंट है हैगिया सोफिया। उस हैगिया सोफिया मॉन्यूमेंट के बारे में एक न्यूज़ आई कि जिसको अब एक फुल टाइम मॉस्क के तौर पर जो है अब वो डेडिकेट किया जाएगा, ओपन किया जाएगा नेशन को। जो टर्की के इस समय प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रिसेप तैयप एर्दोगन, तो उन्होंने एक जो है ये सडन एक डिसीजन लिया और ये 6th सेंचुरी का बना हुआ एक मॉन्यूमेंट है जो कि ओटोमन मुस्लिम्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जो है वो माना गया है और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण भी रहा है। ओटोमन मुस्लिम्स का मतलब ओटोमन एम्पायर थी जो कि टर्की के ऊपर राज करती थी, तो उनके फॉलोअर्स ओटोमन मुस्लिम्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं उनके बीच में। और ये एक कैथीड्रल है, मतलब ये एक गिरजाघर था जो कि बाइजेंटाइन एम्परर हुए हैं जस्टिनियन वन, उन्होंने इसको बनाया था। बाइजेंटाइन शब्द कहाँ से आया? एक शब्द है बाइजेंथियम, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उसको उस समय बाइजेंथियम कहते थे। और उन्होंने इसको बनाया था और टर्की के अंदर जब बड़े लेवल पर जो है वो चेंज हुआ तो एक महमेद नाम के कॉन्करर हुए हैं, उन्होंने इस सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया 1453 में और इसको मॉस्क बना दिया गया। 5 सेंचुरीज तक ये मॉस्क के तौर पर इन्होंने सर्व किया और इसको ओटोमन सुल्तानों का एक आप कह लीजिए इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट माना जाता था। लेकिन जब टर्की में जो ओटोमन एम्पायर थी उसका खात्मा हुआ, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नाम आता है, जिन्होंने इस ओटोमन एम्पायर को ख़त्म किया, तो उन्होंने इस मॉस्क को 1930 में क्लोज कर दिया था और इसको रीओपन किया गया 5 साल बाद एक म्यूज़ियम के तौर पर। और ये क्रिश्चियन मुस्लिम को एग्जिस्टेंस का मॉन्यूमेंट बन के उभरा। और लेकिन रिसेंट समय में क्योंकि मिस्टर एर्दोगन जो हैं उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिलीजियस सेंट्रिक्स रही हैं, तो इन्होंने इसको वापस इस म्यूज़ियम को एक मॉस्क में कन्वर्ट करने की पॉलिसी को चलाया। शायद अपनी जो है वो आइडियोलॉजी जो है इनकी जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, तो उस वजह से और अल्टीमेटली सडनली इन्होंने इसको एक मॉस्क में जो है वापस रीओपन करने की घोषणा कर दी। तो जो टर्की के अंदर एक पॉलिसी फॉलो की गई है जिसको कहते हैं केमालिज्म। केमालिज्म जो है ये बेसिकली जैसे जिनका नाम मैंने आपको बताया मुस्तफ़ा कमाल, तो उनके साथ जो है जुड़ी गई एक पॉलिसी थी जो कि सेकुलर जो है अप्रोच रखते थे और यूनिटरी रिपब्लिक ऑफ टर्की ये बनाना चाहते थे। और जो मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक कंट्री थी टर्की, उसको इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की अपने समय में जो है सेकुलर कंट्री में। तो इस तरह का जो मूव है वो टर्की की जो मॉडर्न टाइम्स में 1930s के बाद फिलॉसफी रही है केमालिज्म, उसके विरुद्ध जा रहा है ये मूव। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर हम इस आर्टिकल से कंक्लूजन निकालें तो वो ये बन रही है कि इससे टर्किश
सोसाइटी के अंदर एक नए तरह के फ्रैक्चर्स पैदा हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो टर्की के और बुरे हो सकते हैं, और इसके लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो शायद मिस्टर अर्दोगन को आने वाले समय में फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल है। तो इसमें जो है वो बताया गया कि कोविड-19 के कारण जो अर्बन सेंटर्स के अंदर अफेक्ट हुई हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ और उनकी कमियां जो निकल कर सामने आई हैं, और जो स्मार्ट सिटी मिशन हमारे यहाँ पर चल रहा था वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। तो ये अल्टीमेट इसका एम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें ये जो है बताई जा रही हैं। हमारे यहाँ पर 100 सिटीज़ को स्मार्ट बनाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था, और इसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है बेसिकली, जिसमें सिटी के कुछ एरिया को जो है वो रेट्रोफिटिंग या रीडेवलपमेंट के थ्रू अपग्रेड किया जाएगा। और जून 2020 में इसको कंप्लीट करने की बात चल रही थी स्मार्ट सिटीज़ मिशन को, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, और बहुत सारी दिक्कतें जो है वो सामने नज़र आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार 5151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 100 सिटीज़ शुरू हुए थे, जिनमें से 4700 प्रोजेक्ट्स के टेंडर भी हुए, लेकिन 1638 प्रोजेक्ट्स जो है अब तक सिर्फ कंप्लीट हुए हैं। तो इस मिशन की जो है वो अटेनमेंट जो है वो अभी बहुत मिनिस्क्यूल है, और लार्जर पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने में ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके अंदर शायद इंटीग्रेशन नहीं हो पाई है। और जो 5151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 69 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हेल्थ के साथ रिलेटेड थे। तो अगेन आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर 2112 करोड़ 2112 करोड़ सिर्फ इन हेल्थ मिशंस के ऊपर स्पेंड किया गया, जो कि इस मिशन की टोटल कॉस्ट का लगभग 1% है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक मेजर ब्लाइंड स्पॉट है एज फार एज पब्लिक हेल्थ इज कंसर्न। तो लोकल गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। हालांकि अगर हम अपने संविधान का 12th शेड्यूल देखें या 74th अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, जो कि 18 फंक्शनल आइटम्स म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए दी गई थी, तो पब्लिक हेल्थ जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को दी गई है। तो जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे, तो शायद हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इस आर्टिकल के अनुसार देयर आर वीकनेसेस इन द इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वीक हैं हमारी अर्बन लोकल बॉडीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आशा वर्कर्स, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उनकी वैकेंसीज पड़ी हैं जिसकी वजह से हेल्थ सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है केरला की, कि केरला जो है वो पैंडेमिक को बहुत अच्छी तरह से जो है संभाल पाया, कारण यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं, हाई इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं लोकल पब्लिक हेल्थ केयर में, और यहाँ पर बहुत अच्छा केरला की गवर्नमेंट जो है वो रिस्पांस दे पाई है एज फार एज हैंडलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक इज कंसर्न। तो इस आर्टिकल की अल्टीमेट सजेशन ये है कि टू टैकल द कोविड-19 क्राइसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटीज। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशंस हैं, इनको जो है वो इस समय आउट ऑफ फोकस कर दिया गया, जबकि इन मिशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस डेफिनेटली देना चाहिए। और नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जिससे लोगों के पास जॉब्स हों, और इन जॉब्स की वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग अप होगी। और केरला जैसा मॉडल जो है वो उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ने भी अपनाया है। तो अल्टीमेटली हमको प्रायोरिटाइज करना होगा अर्बन डेवलपमेंट को सही दिशा में, ताकि हेल्थ और लाइवलीहुड को इंश्योर किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज के एडिटोरियल में से। तो आई होप आप लोगों को बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली उन डाउट्स को जो है वो ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, हैव ए गुड डे।